हेलो गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल रोहित केमिस्ट्री। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एंड ओल्ड क्वांटम थ्योरी 19 टू 1926। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जॉन डाल्टन सर से। 17 से स्टार्ट करते हुए हम जाएंगे 19 तक। इट मीन्स जॉन डाल्टन सर का एटॉम के रेस्पेक्ट में क्या थ्योरी थी और इसके बाद में जे थॉमसन ने अपनी कौन सी थ्योरी दी और जे थॉमसन ने E/m का वैल्यू कैसे एवलेट किया और वैल्यू क्या होता है, वैल्यू का क्या एप्लीकेशन पार्ट है। उसके बाद में हम बात करेंगे रॉबर्ट ए मिलिकन सर का जो ऑयल ड्रॉप टेक्निक एक्सपेरिमेंट था उसका क्या एप्लीकेशन पार्ट था और वो ऑयल ड्रॉप टेक्निक्स जो है क्यों वहाँ पे ऑयल ही क्यों चूज़ किया गया, ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। ऑलराइट, और उसके बाद में लास्ट हम इवलेट करेंगे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इनडायरेक्टली बात करें तो इस पूरे वीडियो में इलेक्ट्रॉन के बारे में बात होने वाली है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज का वैल्यू एक्चुअल में इवलेट कैसे हुआ और फिर हम बात करेंगे कि उस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और वो मास में अल्बर्ट सर का क्या स्टेटमेंट था। ऑलराइट, सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ओनली जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक देखना है। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक लिख देते हैं। टॉपिक आपका बेसिक सा है इलेक्ट्रॉन एंड ओल्ड क्वांटम थ्योरी। ऑलराइट, 19 टू 1926। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन डाल्टन सर के बारे में, उनका क्या स्टेटमेंट था। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है वो आपके हैं जॉन डाल्टन सर। और देखो जॉन डाल्टन सर के बारे में बात करें तो जॉन डाल्टन सर ने बेसिक सा ये कहा था कि जो एटॉम होते हैं वो एक तरह के इनडिविजिबल पार्टिकल है। इट मीन्स एटॉम को जो है अपन और डिवाइड नहीं कर सकते। अगर किसी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है तो वो होता है एटॉम। ऑलराइट, ये स्टेटमेंट था किनका था, जॉन डाल्टन सर ने ये कहा था कि एटॉम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जॉन डाल्टन सर ने कहा था कि एटॉम जो है वो एक तरह का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। राइट, फर्दर साइंटिस्ट ने देखा कि जो ये एटॉम होता है राइट, इस एटॉम में से इसमें एमिशन हो रहा है रेडिएशन का, है ना, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन और पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन। राइट, नेगेटिवली चार्ज रेडिएशन और पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन का एमिशन हो रहा है। इसका मतलब एटॉम के अंदर कोई ना कोई तो पार्टिकल प्रेजेंट है। राइट, तो उस पार्टिकल को फाइंड आउट करने के लिए फिर आपको पता है एक वैक्यूम चैम्बर लिया गया था। उस वैक्यूम चैम्बर में कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड लिए गए थे और इलेक्ट्रोड पे हाई पोटेंशियल अप्लाई किया गया था एट वेरी लो प्रेशर। और प्रेशर जो बेसिक सा था वो आपका था 0.01 mm। ऑलराइट, और पोटेंशियल बहुत हाई लिया गया था, अप्रॉक्स 30,000 टू 36,000। और उसके रेस्पेक्ट में अगर मैं सिंपल डायग्राम बनाऊं तो एक बेसिक सा यहाँ पे एक वैक्यूम चैम्बर लेते हैं अपन और उस चैम्बर में क्या करते हैं, यहाँ पे अपन रखते हैं कैथोड और यहाँ अपन रख देते हैं एनोड। ऑलराइट, फिर देखो जरा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज। ऑलराइट, ये आपका है कैथोड और ये आपका है एनोड। एनोड इज पॉजिटिव एंड कैथोड इज नेगेटिव। ये आपका हो गया नेगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव। इसको आप याद कर सकते हो पैनिक के थ्रू। किसके थ्रू?
पैनिक के थ्रू, पॉजिटिव इज एनोड एंड नेगेटिव इज कैथोड, Ni का मतलब हो गया नेगेटिव इज, C का मतलब हो गया कैथोड। तो ऐसे याद कर सकते हो। तो साइंटिस्ट ने देखा कि यहाँ से कैथोड से एक रे का एमिशन हो रहा है। किससे? कैथोड से रे का क्या हो रहा है? एमिशन हो रहा है। और सुनना जरा, और ये जो रे है इसके बीच में, मान लो इसके बीच में अपन कोई पैडल रखते हैं, राइट, अपन कोई पैडल रखते हैं, राइट। तो पैडल रखने पे क्या होता है? जैसे सोचो जरा, ऐसा कुछ पैडल रख दिया मैंने, लाइक ऐसे कुछ करके एक फैन रख देते हैं ना, पैडल इट मीन्स फैन रख देते हैं। तो वो फैन का जो है रोटेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मीनिंग ये हो गया कि ये जो रे है वो एक तरह का मटेरियल रे है। इट मीन्स यहाँ पे मटेरियल प्रॉपर्टी शो हो रही है इस रे की, ऑलराइट। और फिर सेकंड चीज ये थी कि जब इस कैथोड और एनोड पर जे थॉमसन सर ने इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया, तो वहाँ पे सर को जो है डिफ्लेक्शन देखने को मिला। अब डिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब वो कोई इलेक्ट्रिकली चार्ज हो। इसका मतलब ये जो रे थी ना वो इलेक्ट्रिकली चार्ज रे थी, राइट। ये जो रे थी वो कैसी थी? इलेक्ट्रिकली चार्ज रे थी। अब सुनो जरा, बहुत सारे पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेंगे। इलेक्ट्रिकली चार्ज रे है ना, इलेक्ट्रिकली चार्ज रे आपको देखने को मिले। फिर जो डिफ्लेक्शन था, उस डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये पता किया गया कि डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो बेसिकली पॉजिटिव जो है, एज अ पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका नेचर जो है वो आपका नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। कौन से पार्टिकल है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। अब नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और उस रे को कहा गया कैथोड रे, बिकॉज रे आर प्रोपोगेटेड फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रोड, राइट। तो इस रे को क्या कहा गया? कैथोड रे। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुई, राइट। और फिर जे थॉमसन सर ने इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किया और फाइनली इसके लिए कैथोड रे के लिए E/m का रेशियो फाइंड किया। E जो था वो था चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड m जो था वो था मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। सो चलिए, ये तो बात हुई कुछ बेसिक पॉइंट के बारे में। अब जो मेन एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बात करते हैं जे थॉमसन सर। इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ जो है इसमें ऐड करूंगा। देखिए, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके और भी कुछ पार्टिकल होते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में, तो देखो आपने पढ़ा होगा क्वांटिसेशन। क्वांटिसेशन एक तरह का चार्ज का प्रॉपर्टी होता है। ध्यान देना, मैं यहाँ पे अलग से टर्म लिख रहा हूं, क्वांटिसेशन। क्वांटिसेशन जो होता है ना वो क्या होता है? एक तरह के चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, आपने इसको फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना वो आपको MSc में, अगर कोई बंदा CSIR की प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। 12th फिजिक्स का फर्स्ट जो चैप्टर है वहाँ पे भी ये मिल जाएगा। केमिस्ट्री 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट का जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पे भी आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। मतलब ये सोचो, ये टॉपिक बड़ा सा कॉमन सा टॉपिक है, इवन BSc में भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये जो क्वांटिसेशन है वो क्या था? वो एक तरह की चार्ज की प्रॉपर्टी थी। उसमें हमने ये पढ़ा था कि मान लो किसी बॉडी के पास में n चार्ज है, तो n चार्ज का जो टोटल मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? तो उसको अपन ने बोला था कि वो मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपका एज NQ होता है, राइट। NQ इट मीन्स NE होता है, NE होता है। NE का मतलब यहाँ पे क्या था? N का मतलब तो था यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और E का मतलब था चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता था 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। और आज हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में इसी को एवेल्यूएट करने वाले हैं। और इसके साथ साथ में इसका जो मास होता है, 9.109 इंटू 10⁻31 kg, और वी कैन से दैट 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम।
और इस दोनों को या ये दोनों क्या, ये तो जस्ट इसमें है ना यूनिट चेंज किया गया है। इस मास को जो है इस वीडियो में अपन एवल्यूएट करने वाले, देखेंगे कि ये कौन सा मास है, क्या ये एक्चुअल मास एटॉम में भी प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, राइट। तो बेसिक सा मैं बात करता क्वांटिसेशन, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था। ये टॉपिक क्यों लिया है मैंने बीच में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है क्वांटा, बेसिक सा, तो क्वांटा का मीनिंग क्या होता है? देखो क्वांटा का मीनिंग वो होता है कि मिनिमम क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की मिनिमम क्वांटिटी जो नेचर में एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करती हो, उसको बोलते हैं क्वांटा, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वांटा बेसिक सा वो होता है कि किसी भी मैटर या किसी भी पार्टिकल की वो मिनिमम क्वांटिटी जो नेचर में इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट हो सकती हो, उसको बोलते हैं क्वांटा। तो अगर मैं क्वांटा ऑफ चार्ज लूँ, क्या क्वांटा ऑफ चार्ज लूँ, तो क्वांटा ऑफ चार्ज जो है वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये इक्वल होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर इसमें साइन के अकॉर्डिंग बात करें तो साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का नेचर जो है वो नेगेटिवली होता है, मतलब नेगेटिव टाइप का होता है, राइट। तो ये होता है बेसिक क्वांटा ऑफ द चार्ज, ऑलराइट। अब ये जो क्वांटा ऑफ द चार्ज है, राइट, अब अगर बात करें कि क्या और भी पार्टिकल इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, इट मीन्स मैं बात अगर करूँ प्रोटॉन की, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रॉन की, तो क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में और कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, और कोई एलिमेंट्री पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। बट एक्चुअल में क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं हो सकते, वो ओनली एंड ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। उनका इंडिपेंडेंटली या इंडिविजुअल एग्जिस्ट होना, अकर होना इन नेचर इम्पॉसिबल है, ऑलराइट। और उस पार्टिकल को अपन बोलते हैं क्वार्क पार्टिकल। क्या बोलते हैं? क्वार्क पार्टिकल। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्वार्क पार्टिकल जो है वो रेस्पॉन्सिबल है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन, ऑलराइट। कैसे पॉसिबल है और क्वार्क पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं, चलिए उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये सारा मैं रफ कर देता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ क्वार्क पार्टिकल क्या होता है, राइट। तो ये तो बेसिक सा आपने पढ़ा भी होगा। जो न्यू चीज़ अपन पढ़ने वाले हैं उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अगर ये आपको आती है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि क्वार्क पार्टिकल क्या होते हैं। देखिए अगर मैं बात करता हूँ क्वार्क पार्टिकल के बारे में, क्वार्क पार्टिकल के बारे में, देखो क्वार्क पार्टिकल बेसिक से दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है आपका अप क्वार्क और एक आपका होता है डाउन क्वार्क। एक होता है आपका अप क्वार्क और एक आपका होता है डाउन क्वार्क। अब देखो एक आपका होता है डाउन क्वार्क, ठीक है। तो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क में क्या फ़र्क है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली ये एक तरह के चार्ज के मैग्नीट्यूड ही होते हैं। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो ये होता है 2/3 ई होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो ये होता है -1/3 ई आपका होता है, ई होता है। ये आपका हो गया प्लस वाला, वो आपका हो गया माइनस वाला, ठीक है। तो ये अप क्वार्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है +2/3 एंड डाउन क्वार्क का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है -1/3 एक्चुअली ये क्या है? चार्ज ही है, राइट। अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटॉन होता है वो उसके ऊपर क्या होता है। अगर मैं सिंगल प्रोटॉन के बारे में बात करूं तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। न्यूट्रॉन जो है वो अनचार्ज पार्टिकल है। यहाँ पे ई क्या है? तो ई आपका जो है वो है चार्ज का नेचर। इट मीन्स नेचर नहीं, मैग्नीट्यूड। देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, नेचर अलग अलग होता है। तो ई जस्ट वो चार्ज के जस्ट एक मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हम अगर मैं बात करूं इसमें प्रोटॉन के बारे में, देखना जरा कि प्रोटॉन के फॉर्मेशन में कितने आपके अप क्वार्क पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं और कितने आपके डाउन क्वार्क पार्टिकल पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटॉन के बारे में। देखो प्रोटॉन में अगर बात करें तो मैं ये कहूँगा कि प्रोटॉन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है टू अप क्वार्क +1 डाउन क्वार्क, राइट। प्रोटॉन के फॉर्मेशन में दो तो
अप क्वार्क पार्टिकल और एक आपका डाउन क्वार्क पार्टिकल कंबाइन होता है और इस तरह से एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए कैसे मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे E का जो वैल्यू है बेसिक सा वो आपका होगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप बोल रहे हो, कुछ बच्चों को पता होगा कि सर ये आपने जो लिखा है वो हो सकता है रॉन्ग है, उसके बारे में भी इस वीडियो में भी आगे जस्ट बात करेंगे कि इसमें ये जो वैल्यू जो अपने मिलिकन साहब ने जो किया था एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो क्या था, इसके बारे में अभी जस्ट अपन आगे बात करेंगे। राइट, तो अभी फिलहाल जो है अपन इस वैल्यू को ही अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। राइट, चलिए तो यहाँ पे 2 अप क्वार्क का मीनिंग हो गया 2 मल्टीप्लाई विथ अप क्वार्क के ऊपर चार्ज क्या है 2/3 और वो भी कौन सा प्लस वाला, ठीक है, प्लस वाला E। राइट, एंड प्लस 1 डाउन क्वार्क का मतलब हो गया -1/3E। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे काउंट करो 2 2 जा 4 हो गया तो 4/3 प्लस का एंड माइनस का 1/3। ऑलराइट, एंड E को ले लेते हैं कॉमन, ये आपका आ गया E कॉमन। राइट, ये क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एलसीएम ले लेंगे यहाँ से, जब जैसे ही अपन एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा एंड सिमिलर 3 1 जा 3 1 का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा 1 मिल जाएगा। 4 - 1 इज इक्वल टू 3/3। इट मीन्स यहाँ पे आ गया 3/3E। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ गया +1E और +1E का मतलब क्या हो गया +1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके जो है कभी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि भाई आपका प्रोटॉन कौन कौन से पार्टिकल से या अप क्वार्क में और डाउन क्वार्क कितने कितने होते हैं, तो आप लिख सकते हो 2 अप क्वार्क पार्टिकल एंड 1 जो है डाउन क्वार्क पार्टिकल आपस में कंबाइन होकर के प्रोटॉन का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ नीचे वाली साइड रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए, आई थिंक हो ही रही है। ऑलराइट, चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। ऑलराइट, तो अब हम बात करते हैं, प्रोटॉन तो हो गया। अब आपको पता होगा न्यूट्रॉन जो होता है वो एक तरह का न्यूट्रल होता है। तो चलिए बात करते हैं न्यूट्रल किस तरह से होता है। देखो न्यूट्रल के अगर बारे में बात करें, न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, है ना, न्यूट्रॉन के अगर बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ये आपके एटॉम के सेंटर में प्रेजेंट होता है और आपके रदरफोर्ड सर ने इसके एक तरह का गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू उन्होंने इसके बारे में बात की थी। मास ऑफ न्यूट्रॉन, सबसे ज़्यादा मैसिव पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। स्लाइटली ये थोड़ा इससे कम होता है आपके प्रोटॉन। ऑलराइट, 0.002 का फर्क होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रॉन में अगर बात करें कि न्यूट्रॉन कितने कितने आपके अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क पार्टिकल का कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, तो न्यूट्रॉन में याद रखना इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको ये जो आपको ऐड कर रहे हो इसका रिजल्टेंट आपको 0E आना चाहिए और 0E हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई इस E की वैल्यू से हो जाएगा तो आपको नेट जो आंसर आएगा वो आएगा 0 कूलम। इट मीन्स चार्ज क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 और यहाँ लिखा हुआ है -1/3। क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा -2/3 और -2/3 और +2/3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेट 1 - 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि न्यूट्रॉन को मैं लिख सकता हूँ 2 क्या हो गया, 2 डाउन क्वार्क, मैं ऑलरेडी क्यों लिख देता हूँ, +1 अप क्वार्क। बोलो समझ में आया क्या ये चीज़, है ना। बहुत सिंपल है। 2 डाउन क्वार्क एंड 1 क्या हो जाएगा, अप क्वार्क हो जाएगा। 2 डाउन क्वार्क हो जाएगा। इट मीन्स 2 का मल्टीप्लाई कर दो -1/3 से, प्लस यहाँ पे कर दो, क्या कर दोगे, 1 का मल्टीप्लाई कर दो अप क्वार्क से, मतलब 2/3E। ऑलराइट,
तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, यहाँ पे 2 बन जा 2 हो जाएगा, तो -2/3 और प्लस का 2/3 और ब्रैकेट में कॉमन आ गया है ई, ये माइनस का ये प्लस का, नेट आंसर क्या आ जाएगा, नेट आपका आंसर आ जाएगा 0e। इट मीन्स 0 मल्टीप्लाई 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इज इक्वल टू 0 कूलाम। तो ये आपका हो गया न्यूट्रॉन। तो मुझे ये एक्सप्लेन करना था आपको कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं और वो होते हैं क्वार्क। प्रोटॉन में आपके होते हैं 2 अप क्वार्क प्लस 1 डाउन क्वार्क, और न्यूट्रॉन में आपका होता है आपके 2 डाउन क्वार्क और एक होता है आपका अप क्वार्क। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जे थॉमसन सर ने E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन कैसे इवैल्यूएट किया। ऑलराइट, कौन कौन से वहाँ पे जो है एज अ डेरिवेशन जो है वहाँ पे आपको पढ़नी है। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है जे थॉमसन सर। ऑलराइट, जे थॉमसन सर जो है वो ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। ऑलराइट, 1856 टू 1940 में। ऑलराइट, चलो उनका बर्थ ऑफ डेट है। एक्सपेरिमेंट जो है उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना, 1906 में, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे जे थॉमसन सर। अब देखो जे थॉमसन सर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने E/m का रेशियो कैसे फाइंड आउट किया उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन ने जॉन डॉल्टर सर के बारे में बात की, अब हम बात कर रहे हैं जे थॉमसन सर के बारे में। ठीक है, जे थॉमसन सर के बारे में बात करने वाले हैं। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जे थॉमसन सर ने जो है E/m का रेशियो कैसे इवैल्यूएट किया उसके बारे में बात करते हैं। तो जे थॉमसन सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट को आपको मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए ज़रा, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। एक मैं डायग्राम बना देता हूँ जिससे आपको इसको समझने में बड़ा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, वीडियो लेंथी होगा आई नो, बट आपको जो है अच्छे से सब चीज़ें आपके कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो से आप अपने सारे डाउट जो है इजीली आप क्लियर कर सकते हो। और अगर और भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए, तो यहाँ पे अपन एक ऐड कर लेते हैं। क्या ऐड कर लेते हैं, जिससे एक तरह का इंडिकेटर है ये, है ना, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है ये। इस पे क्या होगा, इस पे जैसे आपका इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट करेगा तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। चलिए, ऑलराइट, ये एक्सपेरिमेंट आई थिंक आपने +1 में देखा होगा। ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे साफ साफ दिखाया हुआ भी, एक्सप्लेन किया हुआ भी, लेकिन वहाँ पे जो है E/m का रेशियो जो है जस्ट आपको एक वैल्यू आपको पढ़ने को मिला होगा, इतना ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं होगा। राइट, तो आज हम इसी वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, ये जो चीज़ है इस पे क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे एक तरह का इंडिकेशन का वर्क करेगा, मतलब इंडिकेशन का काम करेगा। राइट, ये क्या है, तो ये आपका है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पे अपन एक लेते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, और उस इलेक्ट्रोड के थ्रू जो है आपको कैथोड रे देखने को मिलेगी। सोचो, ये मैंने ले लिया है कैथोड। कौन सा है ये इलेक्ट्रोड, ये कैथोड। ऑलराइट, और यहाँ ले लो एनोड। यहाँ ले लेते हैं अपन एनोड, कैथोड एंड एनोड, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और इसके ऊपर अपन एक हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। इसके ऊपर नेगेटिव है, सो यहाँ पे स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आपने सेल रिप्रेजेंटेशन अच्छे से पढ़ा भी होगा। ये चलिए, ये एक तरह का वैक्यूम चैम्बर वाला काम करेगा। राइट, अच्छा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका एक रे निकलेगा। कौन सा रे, कैथोड
रे निकलेगा। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ लिख दो, ये तो आपका होता है नेगेटिवली चार्ज और ये आपका होता है पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, सुनिए जरा। यहाँ पे जैसे ही आपका ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, सुनना, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक मैग्नेट को रख देता हूँ। सोचिए जरा कुछ इस तरह से। ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, बट ट्राई करता हूँ कि मैं अच्छा से बना लूँ, ठीक है। आप समझ जाइएगा कि किस तरह से किया। इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं पीछे बना देता हूँ, है ना। देखिए ज़रा ऐसे कुछ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए। तो ये आपका क्या है, मैग्नेट है। एक नॉर्थ पोल है और दूसरा आपका क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अब क्या होगा, जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, मान लो इसकी स्ट्रेंथ है आपका बी स्ट्रेंथ का है। किस स्ट्रेंथ का है, बी स्ट्रेंथ का है, राइट। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रे है इस मैग्नेटिक फील्ड में से पास आउट होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई होगा जिसको बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स, ऑलराइट। और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, वो आपका डिफ्लेक्ट होकर के वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब ये सर्कुलर पाथ में क्यों मूव करता है, तो एक्चुअली आपने ये फिजिक्स में पढ़ा था, आई थिंक लॉरेंज टाइप का कोई फोर्स था मेरे हिसाब से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, है ना। मतलब उस टॉपिक से कुछ रिलेट करता है ना। ये 12th की फिजिक्स में ये है। तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड जब आपके अप्लाई होता है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, तो वो चार्ज पार्टिकल आपका एज ए सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ तो वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा और डिफ्लेक्ट हो करके वो या तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा या फिर यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आएगा ये चीज़, राइट। ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये एक तरह का राउंड है, डिश है ये, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एज अ सर्कुलर हो जाएगा, और सर्कुलर हो जाएगा मतलब यहाँ पे मिलेगा इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिलेगा। और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल होगा, ऑलराइट। तो यहाँ से अपन को एक डेरिवेशन मिलती है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, समझिएगा E/m वैल्यू कैसे एवलेट करना है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स होगा या मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आपके किसके बराबर होगा, वो आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, सेंट्रीफ्यूगल मोशन कह सकते हैं ना, सेंट्रीफ्यूगल मोशन जो है, या फोर्स कह सकते हैं ना, फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, राइट। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके इक्वल होता है, mv² r। m क्या होता है, मास ऑफ दिस पार्टिकल, है ना। v क्या होता है, वेलोसिटी। r क्या होता है, रेडियस। रेडियस कौन सी, रेडियस जो इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे डिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी क्या रेडियस है, तो वो रेडियस वाला, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होता है, अच्छा इसका क्या वैल्यू होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेलोसिटी एंड आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होता है। तो BVE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r। एक होता है ZE² अपॉन r², ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो वो अलग है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी, राइट। तो अब देखो जरा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ये V से V क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे आपको अगर मैं यही से अगर E/m का वैल्यू काउंट करूँ, E/m का वैल्यू अगर मैं काउंट करूँ तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, m यहाँ पे आ गया, एक V वहाँ पे ऑलरेडी है, ये मिल जाएगा, BR मिल जाएगा। बोलो समझ में आया ये डेरिवेशन।
आई होप आपको ये सब को समझ में आ गया होगा। ये फाइनल नहीं है, सर ने यहाँ से फाइंड नहीं किया था क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे एक और अभी फील्ड अप्लाई करना बाकी है, राइट। तो ये कब होगा, जब, अच्छा ये भी ध्यान रखना, जो आर रेडियस है वो तभी आपके इवलेट होगी जब अलॉन्ग खाली अकेला मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगा, राइट। अब देखिए ज़रा, अब अपन ने क्या कर दिया, इसके ऊपर अपन ने डाल दिया 2 प्लेट डाल दी, इसके ऊपर अपन ने क्या कर दिया 2 प्लेट डाल दी। अब प्लेट कैसे, देखिए प्लेट ऐसे डाल दी, एक तो नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ये भी आप इलेक्ट्रोड ही मानो, ये मैं क्यों कर रहा हूँ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये मैं प्लेट इसके ऊपर डाल रहा हूँ। एक प्लेट यहाँ पे कर दो एंड एक प्लेट जो है, देखिए ज़रा ये नीचे है ना इस तरह से, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, अच्छा मैं यहाँ बना देता हूँ, चलो कोई इशू नहीं है ना। एक प्लेट मैंने यहाँ डाल दी, राइट, एक प्लेट यहाँ डाल दी। अब देखिए ज़रा, मान लो ये क्या है, पॉजिटिवली प्लेट है और ये क्या है, नेगेटिवली प्लेट है, राइट। अब देखिए ज़रा, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्लेट डाल दिया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो यहाँ पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, देखिए ज़रा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चाह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट कर रहा है फ्रॉम पाथ और सर्कुलर पाथ उसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, फॉर प्रोपोगेशन, और सर्कुलर पाथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि उसका डिफ्लेक्शन ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्शन हुआ है उसका एक तरह का रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा। तो ये क्या करेगा, ये उसको, है ना, ये उसको क्या करेगा, सीधा उसके ऊपर स्ट्राइक करवाएगा। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, तभी ये पॉसिबल होगा, राइट। तो यहाँ पे जो सेकंड एक तरह के मतलब जो सेकंड डेरिवेशन है, जो सेकंड फॉर्मूला आएगा वो ये आएगा कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या किसके बराबर हो जाए, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए, तब आपका इलेक्ट्रॉन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव करेगा और उसको अपन रिकॉर्ड करेंगे इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो अब इससे अपन को क्या मिलेगा उसके बारे में बात। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, फोर्स अप्लाई ऑन चार्ज, E इजिकल टू एफ क्यू। क्या होता है, E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू होता है। तो यहाँ पे F बराबर क्या होता है, F बराबर ई क्यू हो जाएगा, और Q यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपन लिख देंगे ई लिख देंगे, राइट। तो इसको मैं खाली ई लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स को, ठीक है। देखो जरा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ई इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फोर्स क्या है, अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वेलोसिटी एंड ई, ठीक है। यहाँ से अगर देखें तो E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ, इट मीन्स V इज इक्वल टू क्या है, E अपॉन B, मतलब इट मीन्स ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वही उसकी वेलोसिटी है। ये वो वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर अप्लाई होगा तब, और दोनों का रेशियो जो होगा वही उसको रिजल्टेंट वेलोसिटी प्रोवाइड करवाएंगे। ये वेलोसिटी अगर मैं इसमें पुट कर देता हूं तब मुझे फाइनल जो E/m रेशियो है, वो मुझे मिल जाएगा। देखिए V की जगह ये पुट कर लेते हैं, है ना, तो E और B ऑलरेडी है, B ये भी ऐड हो जाएगा तो B स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा E B स्क्वायर R। क्या आ गया, E B स्क्वायर R। एक्चुअली ये फाइनल आपका फॉर्मूला है जहाँ से अपन क्या करने वाले हैं, इवलेट करने वाले हैं E/m का वैल्यू J थॉमसन सर, और 1906 में इस वर्क के लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड है। ऑलराइट, तो E/m का वैल्यू बेसिकली क्या हो गया, अगर मैं बात करूं तो इसमें है E अपॉन B स्क्वायर, और रेडियस देखिए ये रेडियस आपको खाली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे जो सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। वहाँ से अपन R फाइंड कर लेंगे, E आपने अप्लाई किया है, B आपने अप्लाई किया है, B का स्क्वायर करके R से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड कर लो, जो मिलेगा आपको वो E/m
एम का रेशियो होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि जो चार्ज पार्टिकल है उसमें कितना चार्ज है, उसका चार्ज और उसका मास का रेशियो कंबाइंड फॉर्म में जो है वो यहाँ पे मिलेगा। मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग बात करूँ तो सर को वो जो मिला था वो ये मिला था E/m इज इक्वल टू 1.75875 इंटू 10⁻11। यूनिट के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे E क्या है, एक तरह का चार्ज है और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो यहाँ पे C लिख देते हैं और m यहाँ पे है मास इन kg, तो यहाँ पे 1/kg या kg इनवर्स। तो फाइनली अपने पास में जो E/m का वैल्यू आया है वो ये आया है वैल्यू। ध्यान रखिए ये वैल्यू जो है आपके एयर या नेचर के प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता है ना। एयर वगैरह जो भी आपने मीडियम लिया है उससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू आपको ये मिल गया E/m का वैल्यू, और ये जो है ना सर ने फाइंड किया था। ऑलराइट, और इसलिए इस वर्क के लिए है ना, इस वर्क के लिए सर को 1906 में नोबेल प्राइज जो है वो उनको मिला भी था। ऑलराइट, तो ये काम हो गया अपने का E/m वैल्यू का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस E/m वैल्यू से अपने रॉबर्ट ए मिलिकन सर जो थे उन्होंने ऑयल ड्रॉप टेक्निक्स का यूज़ करके कैसे इस एक्चुअल में पर्टिकुलर E का वैल्यू फाइंड किया। और जब हमारे पास में E का वैल्यू आ जाएगा तो ऑब्वियसली E/m से हम फटाफट जो है m का वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको ऑयल ड्रॉप टेक्निक भी आनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑयल ड्रॉप टेक्निक क्या है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, आप इसको इजीली समझ सकते हो। कोई हो सकता है स्पेलिंग कुछ मिस्टेक्स हो तो उसको आप थोड़ा देख लेना, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन मैंने जितनी कोशिश की है कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई ईयर यहाँ पे मिस्टेक नहीं है। हो सकता है कभी कुछ हो भी जाए, राइट, तो आप उसको थोड़ा सा देख लेना। चलिए तो इसको मैं रफ़ कर लेता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट जो है खींच लीजिएगा और इसको मैं अभी रफ़ कर लेता हूँ। आई होप आपको सब जो है विजिबल है, प्रॉपर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। थर्ड अपने साइंटिस्ट जो है उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए मैं जितना हो सके शॉर्ट टाइप में और थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, सो नाउ थर्ड साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ए मिलिकन। रॉबर्ट ए मिलिकन सर। एक्चुअली अगर ऑयल ड्रॉप टेक्निक के बारे में बात करें तो ऑयल ड्रॉप टेक्निक में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है एज अ हार्वे, है ना। एक और साइंटिस्ट का आपने नाम सुना होगा, मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, हार्वे सर। ये भी आई थिंक इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे, इनका भी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन था, है ना। हार्वे सर थे, और ये जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो थी आई थिंक, है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये एक्सपेरिमेंट किया था, राइट। और इस एक्सपेरिमेंट को जो है क्या बोलते हैं उसको, ऐसे कुछ नाम था मैं भूल रहा हूँ, उस फिजिक्स लैब में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, आई थिंक राइसेंस, है ना, राइसेंस करके कुछ था, है ना, राइसेंस था, मैं लिख देता हूँ, राइसेंस फिजिकल लैब। आई थिंक इस लैब में जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, राइट। और ये जो है बेसिक था 1856 टू 1953, है ना, ये था। अब देखो जरा, ये जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने 1906 में। अब एक्सपेरिमेंट क्या उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक्सपेरिमेंट सर ने किया था ऑयल ड्रॉप टेक्निक्स के लिए, ठीक है। तो अब ऑयल ड्रॉप टेक्निक्स क्या होता है उसके बारे में फटाफट बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है डायग्राम यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ लिख देते हैं। जो टेक्निक यूज़ की थी वो था आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पे ऑयल
को क्यों चूज़ किया गया, अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाए तो ऑयल का एक्चुअली क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है। ऑयल का लो वेपर प्रेशर होता है और लो वेपर प्रेशर होने की वजह से इनका एनर्जी लॉस भी क्या होगा, कम होगा, इसलिए ऑयल को यूज़ किया गया था, राइट। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का जो एपरेटस था वो किस तरह से था उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ा सिंपल सा एक बड़ा सा चैम्बर था, मैं यहाँ पे उसको ड्रॉ करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। एक बड़ा सा मैंने क्या लिया, चैम्बर लिया, अब समझना इसको अच्छे से। राइट, एक बड़ा सा ले लिया अपन ने चैम्बर। अब इस चैम्बर में अब यहाँ पे आपको ऑयल के माइक्रोस्कोपिक लेवल तक की ड्रॉपलेट को यहाँ पे इंसर्ट करवाना है। तो देखो जरा, अगर यहाँ पे अपन ड्रॉप जो है वो तो इंसर्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि ड्रॉप के ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। एक्चुअल में माइक्रोस्कोपिक जो ड्रॉपलेट्स होगी उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा, लेकिन उसका मास जो है वो एक्चुअल में कम होगा। तो वहाँ पे बीच में आपको जो है एज अ टर्मिनल वेलोसिटी आपको मिलेगी, या ये कहूँ मैं आपको वहाँ पे स्टडी स्टेट टाइप का कुछ वहाँ पे केस आपको देखने को मिलेगा। ड्रॉप के केस में ये जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉप यूज़ नहीं करेंगे, ड्रॉपलेट यूज़ नहीं करेंगे, राइट। यहाँ पे अपन एक यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे अपन लेंगे एक तरह का, है ना, एक तरह का नोजल वाला, क्या, नोजल वाला एटोमाइज़र। एटोमाइज़र क्या करेगा, ये सोचो, ये एटोमाइज़र क्या करेगा, मैं इसका देखो आपके स्क्रीन के ऊपर एक जेपीजी फाइल, एक फ़ोटो भी आपके जो फ्लैश कर रहा होगा, आप उस फ्लैश में देख सकते हो एक्चुअल में ये टेक्निक जो है वो किस तरह से थी, राइट। तो अब इसमें जब मैं वीडियो एडिट करूँगा तब मैं यहाँ पे एक इमेज आपको दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। एटोमाइज़र क्या करेगा, ये ऑयल को जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल तक छोटी कर लेगा। ये सोचो, ये आपके ऑयल है, ये सारा आपका क्या है, ऑयल है, और इस ऑयल का माइक्रोस्कोपिक लेवल तक जो है ये ड्रॉपलेट बना देगा। और ये जो ड्रॉपलेट है फिर इनका क्या करना है मैं अभी जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये क्या बन गया, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट बन गई, है ना, क्या बन गया, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स बन गई। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स है वो क्या होगी, वो नेक्स्ट चैम्बर में एंटर करेगी। अब देखिए नेक्स्ट चैम्बर इसका कौन सा होगा उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो नेक्स्ट चैम्बर में अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चैम्बर बनाने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, एक बड़ी सी लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोड एज अ प्लेट, राइट, एज अ प्लेट। समझिएगा जरा इसको, बड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट है। ये अपन एक बड़ा सा क्या ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ले लिया एज अ प्लेट, राइट। और ये प्लेट जो है एज अ एयर टाइट है, मतलब ऊपर के ड्रॉपलेट जो है इस, चलिए सॉरी एक्चुअली कॉल आ गया था इसलिए वीडियो थोड़ा कट करना पड़ा यहाँ पे। वीडियो एक्चुअली ऑटोमेटिकली जो है कट हो गया था, कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि भाई यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेट बनाएंगे, इस प्लेट से ऑयल ड्रॉपलेट जो है इसके नेक्स्ट चैम्बर में, नेक्स्ट इस चैम्बर, बड़े से चैम्बर के सब चैम्बर में जो है इजीली ट्रांसफ़र नहीं होगी, राइट। इसमें इसके ट्रांसफ़र होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में छोटा सा होल बना देंगे, ठीक है, एग्जैक्टली जहाँ से एक ड्रॉपलेट एट द टाइम उसके अंदर से पास आउट हो सके, राइट। अच्छा, फिर हम नेक्स्ट क्या बात करें, देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे नेक्स्ट एक और प्लेट बनाएंगे यहाँ पे, राइट। एक्चुअली ये प्लेट बनाने का मेन जो एम है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना उसके अपोजिट फोर्स के लिए ये प्लेट बना रहे हैं, और ताकि उस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उस चार्ज की अच्छे से स्टडी हो सके, राइट। और इसका कोई काम नहीं है और कुछ काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो ये देखो ये मैंने प्लेट यहाँ पे बना दी है, ये आपके एनोड हो गई, वो आपके क्या हो गई, कैथोड हो गई, ठीक है। तो देखिए जरा अब क्या करेंगे। अच्छा, ये क्या है, ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ये आपका एटोमाइज़र है,
ठीक है। एटोमाइजर क्या करेगा, एज अ नोजल के थ्रू स्प्रेड आउट करेगा, किसको करेगा, एज अ ऑयल ड्रॉपलेट्स को, माइक्रोस्कोपिक ऑयल ड्रॉपलेट्स को क्या करेगा, ये आपका स्प्रे करेगा। अब क्या होगा, अब देखिए जरा, अब अच्छे से चीज़ों को समझना, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। इसके आगे जो माइक्रोस्कोप है उसको अपन ने क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे जो एक्सरे होगा उसको क्यों यूज़ किया है, यहाँ पे जो अपन एक फील्ड अप्लाई करने वाले हैं क्यों अप्लाई करने वाले, उसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूँ, सोचो यहाँ पे जो ड्रॉप है उसके ऊपर एक ही फोर्स अप्लाई होगा, वो होगा mg, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगा, mg होगा, और उस mg की वजह से ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड जो है एज अ उसके ऊपर फोर्स लगेगा, राइट। चलिए एक 1 सेकेंड, इसको एयरप्लेन मोड पे कर लेता हूँ, फर्दर कोई कॉल नहीं आए ड्यूरिंग वीडियो, आई थिंक हो जाएगा, यस। चलिए ठीक है, अब हो गया काम कंप्लीट, सॉरी बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए तो एटोमाइजर आपका हो गया। चलो उसके बाद में देखो, इसका जो ये mg जो है वो एक तरह का क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और इस फोर्स की वजह से उस ड्रॉप का फर्स्ट जो मान लो वेलोसिटी है वो अपन ने मान लिया v1 मान लिया। थोड़ा इसमें फिजिक्स भी ऐड कर रहा हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और वैसे भी ये क्या है, एक तरह की क्वांटम थ्योरी है, तो ऑब्वियसली इसमें फिजिक्स का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही। तो देखो v1 जो है, मैं कह सकता हूँ कि जो v1 वेलोसिटी है, मैं यहाँ पे इसकी डेरिवेशन कंप्लीट करता हूँ। v1 वेलोसिटी है वो क्या होगी, mg होगी। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देता हूँ। बोलो समझ में आ गया ये चीज़, मुझे यहाँ पे थ्योरी लिखने की नीड नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली जो है mg जो होगी वो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसकी वजह से यहाँ पे इस ड्रॉपलेट को वेलोसिटी मिलेगी, लाइक कि वो v1 है, राइट। अब देखिए जरा, जैसे ये अंदर इसके अंदर एंटर करती है, सोचो ये ड्रॉपलेट इसके अंदर एंटर कर रही है, सोचो ये आ गई ड्रॉपलेट, ठीक है। यहाँ पे साइज़ बड़ा शो किया, बट ध्यान रखना इसके साइज़ इससे साइज़ हल्का सा छोटा होगा ताकि अंदर अच्छे से ड्रॉपलेट आ जाए। सोचो ये जैसे ड्रॉपलेट इसके अंदर आ गई। अब इस ड्रॉपलेट के ऊपर एक्चुअली ना 2 फोर्स यहाँ पे अप्लाई होंगे। एक तो फोर्स क्या होगा, अब सुनिए जरा, 2 फोर्स कैसे अप्लाई होंगे, उससे पहले भी कुछ चीज़ें होगी, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे स्टिल एक तो फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो ही रहा है, क्या हो रहा है, mg, और mg की वजह से इसको वेलोसिटी मिली है v1। अब दूसरा क्या होगा, जैसे ही अपन इन दोनों प्लेट पे कोई फील्ड अप्लाई करेंगे, दोनों प्लेट पे अपन जब फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने की वजह से इस ड्रॉपलेट पे एक और फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी जस्ट अपन ने E/m रेशियो में अपन ने उसको फाइंड आउट किया था, राइट। तो वो क्या करेगा, वो इस ग्रेविटेशनल के अपोजिट वर्क करेगा। वो क्या करेगा, ग्रेविटेशनल के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। इट मीन्स उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, जबकि ग्रेविटेशनल का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा EV1 होगा, राइट। तो अब ये जो है ना, ये दोनों फोर्स मिल करके उस ड्रॉपलेट को एक न्यू वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, या मैं ये कह दूं कि ये वेलोसिटी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी है। अब आप बोल रहे होंगे सर टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी अगर आपको समझना है तो इसके लिए हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ, ठीक है। ओके, तो स्टोक्स लॉ क्या होता है, अभी जस्ट हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ लो ये चीज़ क्या होगी। तो उसकी जो चेंजेस वेलोसिटी हो गई v2, वो क्या होगी, mg माइनस ee हो गया। ई क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ई आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अप्लाई करने के बाद में एक तरह का इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो फाइनली आपका 2 वेलोसिटी आपको मिल गई। एक तो आपको मिल गया v1 इज इक्वल टू mg, एक आपको मिल गया v2 इज इक्वल टू mg माइनस ई। ऑलराइट, कि दोनों का नेचर जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो इस तरह से अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब क्या होगा, अब मैं अगर इसका रेशियो लूँ, क्योंकि इसके रेशियो से ही मुझे ई इट मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ पे उसका इवलेट हो जाएगा इजीली। तो अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा v1 अपॉन क्या मिल जाएगा मुझे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू mg
mg/mg माइनस ई, ये मुझे मिल जाएगा, राइट। अब देखिए ज़रा इस इक्वेशन का कितना बड़ा रोल है इस पूरे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, उसके बारे में बात करते हैं। अभी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी निकलना बाकी है, पहले ये जस्ट मैंने जितना जितना हो रहा है काम उतना उतना अपन आगे बढ़ रहे हैं, राइट। अब देखिए ज़रा, अब हम बात करें जो ये v2 वेलोसिटी है, उससे पहले अपन इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए ज़रा, ये ड्रॉपलेट जब इस कंडीशन में हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मीडियम है, जो एयर है, उसको आयनाइज्ड करेंगे अपन, और आयनाइज करने का जो सोर्स है वो अपन लेंगे एक्सरे, ऑलराइट, राइट। चलिए, तो यहाँ पे मैं एक और जो है यहाँ पे एपरेटस ऐड कर लेता हूँ। सोचो ये एक्सरे सोर्स है, और इस एक्सरे सोर्स के थ्रू जो है मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो है ये क्या है, एक तरह का एक्सरे सोर्स है, एक्सरे सोर्स है, और इस एक्सरे सोर्स के थ्रू जो है यहाँ पे ये एयर को आयनाइज्ड कर देगा, और आयनाइज्ड एयर जो होगा इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, जो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आयनाइज्ड होकर के इस ड्रॉपलेट के ऊपर बैठ जाएगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऊपर आ जाएंगे। अब सुनिए ज़रा, इलेक्ट्रॉन 1 भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, राइट। तो अब उसकी स्टडी करने के लिए अपन यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, एक अनदर जो है एपरेटस यूज़ करने वाले हैं, माइक्रोस्कोप। क्या यूज़ करने वाले हैं, माइक्रोस्कोप, ऑलराइट। मैं कुछ ऐसे बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा इसको, है ना, क्या, माइक्रोस्कोप, ऑलराइट। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू अपन इसकी स्टडी करेंगे, ऑलराइट। चलिए, ये तो पूरा हो गया कि इनका एपरेटस किस तरह से आपको किस तरह से होता है, वो अपन ने बात कर दिया। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले से अपन किस तरह से एवरेट करेंगे। देखिए जरा, यहाँ पे जो v2 है ना, वो v2 वेलोसिटी है जब ये एयर मीडियम में, ये जब आपका ड्रॉपलेट था, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट था, वो आपका टर्मिनल वेलोसिटी के साथ में यहाँ पे था, राइट। तो अब इसका v2 का जो वेलोसिटी है वो मैं एक और लॉ के थ्रू दे सकता हूं। एक्चुअली वहां पे 2 लॉ यूज होंगे, एक तो आपने पढ़ा होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और दूसरा आपका है स्टोक्स लॉ, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में फटाफट बात करते हैं, फिर वापस इस टॉपिक पे आते हैं, और फाइनली अपन ई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद में उसका मास भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोक्स लॉ क्या है, ठीक है। तो आई होप ये जो है इसमें विजिबल होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वरना मुझे मेहनत 2 बार करनी पड़ेगी, ऑलराइट। सो आई थिंक इतना विजिबल हो रहा है इसमें, चलो इतना भी नहीं हो रहा है, इतना तो हो ही रहा है। चलिए, तो ये मेरे को थोड़ा आइडिया मिल गया। तो अब समझते हैं जरा स्टोक्स लॉ क्या है, समझो जरा। देखो स्टोक्स लॉ क्या था कि जैसे मान लो ये क्या है, एक तरह का मीडियम है, फटाफट समझना, ये टॉपिक इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बट इस चीज़ को समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आने वाला है जो इसमें इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तो आपके माइंड में कोई सा भी डाउट नहीं होगा। इवन आप कुछ टॉपिक तो फिजिक्स के भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। मान लो ये क्या है, एक तरह का कोई सब्सटेंस है, एक तरह का कोई सब्सटेंस है, कोई पार्टिकल है। अब वो पार्टिकल किस में अपन ने फेंक दिया, किसी विस्कस सॉल्यूशन में फेंक दिया। तो यहाँ पे क्या क्या फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होंगे। सबसे पहला फोर्स यहाँ पे होगा बॉयंसी फोर्स। मैं सारी डिटेल इसके ऊपर नहीं लिखने वाला, ठीक है। इसको जस्ट एक पार्ट है, उसका एक फॉर्मूला है, तो उसके जो जस्ट फॉर्मूले को फटाफट मैं यहाँ पे डिराइव कर लेता हूँ। देखिए जरा, इसके नीचे का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो सबको पता है। इसके नीचे का फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा, ठीक है। और mg, और इसके ऊपर क्या हो, इसके ऊपर के फोर्स एक्चुअली 2 होंगे, एक तो थ्रस्ट होगा और एक विस्कस वाला होगा। तो इसको थ्रस्ट को मैं लिख देता हूँ Ft, और विस्कस वाले को लिख देता हूँ, इसको थ्रस्ट को लिख दिया मैंने Ft, और विस्कस वाले को लिख देता हूँ Fv, ठीक है। दोनों फोर्स क्या है, अपवर्ड है। ये क्या हो गया, ये मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो गया अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स, और ये क्या है, ये आपका हो गया, ये भी आपका क्या है, अपवर्ड एज अ अपवर्ड विस्कस, है ना,
विस्कस फोर्स, अपवर्ड विस्कस फोर्स। ये अपवर्ड थ्रस्ट किसकी वजह से लग रहा है? बॉयंसी फोर्स की वजह से लग रहा है। याद रखना, आर्किमिडीज सर ने कहा था कि अगर आप एक लोटा एक मटके में डालते हो तो उस लोटे के थ्रू जो वाटर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, उस डिस्प्लेसमेंट का वो उसके मास के बराबर होता है, राइट? उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा ना वो डिस्प्लेस के मास के इक्वल होगा, F इज इक्वल टू मास, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो फोर्स है ना वो इनडायरेक्टली मास के इक्वल है, ठीक है? लेट करते हैं कि इस मीडियम की जो डेंसिटी है उसको अपन रो एम बोल देते हैं, और ये जो सब्सटेंस अपन ने जो भी लिया है एज अ, जैसे अपन ड्रॉपलेट ले सकते थे, उसका जो एज अ डेंसिटी है उसको अपन ने रो एस रेफर एज अ सब्सटेंस, एम रेफर एज अ मीडियम, तो रो एम एंड रो एस ले लिया। बोलो क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, देखिए जरा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो mg और ये जो है ना, जब इसका वेलोसिटी स्टेडी स्टेट वाले जो कंडीशन में आ जाएगा, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू एफ टी प्लस एफ वी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जो आपका एफ टी होगा प्लस एफ वी होगा वो mg के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट? इस वीडियो का टॉपिक नहीं है बट समझ लो, ताकि आप V2 को एक और अपन V2 को विस्कोसिटी वाला जो टॉपिक है स्टॉक लॉ से भी इस V2 को अपन यहाँ पे इवलेट कर सकते हैं, और एक्चुअल में स्टॉक लॉ से करने के बाद में ही आपको ये यहाँ पे इवलेट होगा और फाइनल ये क्या मिलेगा वो अपन बात करेंगे। तो फटाफट इसको अपन देख लेते हैं। तो एफ और एफ टी जो है वो फोर्स है, अभी जस्ट बताया आर्किमिडीज प्रिंसिपल से, फोर्स बराबर मास, और डेंसिटी दिया हुआ है, सबको पता है मास बराबर क्या होता है, मास बराबर क्या होता है, तो मास बराबर होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब देखिए जरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम वही होगा ना, जैसे मान लो ये जैसे बड़ा सा स्पेयर पार्टिकल है, स्पेयर पार्टिकल अंदर गया, ध्यान रखिए माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट भी स्पेयर शेप में होगी, स्पेयर जब अंदर जाएगा तो उतना ही अमाउंट में जैसे मान लो यहाँ पे लिक्विड है तो उतना ही अमाउंट में लिक्विड बाहर निकालेगा। डिस्प्लेस लिक्विड जो है उसका वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो दोनों का वॉल्यूम सेम ही है। स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और आर रेडियस ऑफ पार्टिकल। चलिए, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे एफ टी जो है एज अ अपवर्ड बॉयंसी फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। बैठ गया माइंड में, ठीक है? और ये आपका डिस्प्लेस करेगा, तो अब देखिए जरा, ये आपका हो गया, और यहाँ पे डेंसिटी आपकी जो है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी m, राइट? मीडियम की क्या डेंसिटी है वो यहाँ पे हो जाएगी। तो 4/3 पाई आर क्यूब रो m कर दिया, प्लस ये जो आपका विस्कोसिटी वाला है वो क्या हो जाएगा, 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी। 6 नंबर, पाई एक तरह का सबको पता है, ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस एंड वी इज द टर्मिनल वेलोसिटी, राइट? चलिए, और यही वेलोसिटी ये v2 को अपन इससे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू ये mg है ना, mg ये एक तरह का क्या है, mg। तो यहाँ पे मास जो है उसको मैं ऐसे फाइंड आउट कर लेता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब रो एस, और ये तो आपका क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी मास आ गया, और जी ऐसा का ऐसा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब यहाँ पे मुझे v फाइंड आउट करना है, तो 6 पाई ईटा आर वी ऐसा का ऐसा, 4/3 पाई आर क्यूब रो एम को इधर भेज देते हैं, तो आपको 4/3 पाई आर क्यूब आपका आ जाएगा कॉमन, अंदर बच गया डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस माइनस डेंसिटी ऑफ मीडियम, और जी आपका ऐसे एज अ कॉमन बार रह गया, ठीक है? अब देखिए जरा, जो कैंसिल हो रहे हैं उसको अपन कैंसिल कर देंगे, है ना? देखो पाई से पाई आपका हो गया कैंसिल, आर से एक आपका बच गया आर स्क्वायर, और v आपको फाइंड आउट करना था, अपन v फाइंड कर लेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए जरा यहाँ पे 6 3 एंड 4 2 एंड 3 इट मीन्स 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ऊपर तो बच गया 2r
2r² रो, चलिए इसको मैं ओनली रो लिख देता हूँ, है ना, जो भी आएगा रो आएगा, रो जी अपॉन क्या आ जाएगा 3 × 3 9 एंड ईटा। चलिए गाइज ये अपने पास में फाइनल फॉर्मूला आ गया है। जस्ट मुझे ये फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल और शॉर्ट में आपको मैंने एक डेरिवेशन बता दी। ठीक है, ये आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों एक जैसे ही है, वैसे कोई फ़र्क नहीं है ना। फिजिक्स में आई थिंक 11th की फिजिक्स में आपको ये लॉ पढ़ने को मिल जाएगा। तो देखो ये आपका आ गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो इसी की मतलब इसी फॉर्मूले की वजह से नहीं, इसी फॉर्मूले के थ्रू जो है आप फाइंड आउट कर सकते हो इस V2 को भी। ये भी थोड़ा जो है मतलब ये भी आप इसको रिलेट करो इससे, तो आपको पता चलेगा कि V2 को भी अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं, V2 को भी इवैल्यूएट कर सकते हैं 2r² रो जी अपॉन 9 ईटा, 2r² रो जी अपॉन 9 ईटा, 2 नंबर, r रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ना 9.8। अब 9 यहाँ पे एक नंबर है, ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, विस्कोसिटी का क्या कोफिशिएंट है। तो देखो इस यहाँ से अपन V2 को इवैल्यूएट कर सकते हैं, और जैसे ही V2 को इवैल्यूएट हुआ, अब यहाँ पे बात करते हैं V1 कैसे इवैल्यूएट करेंगे। देखिए जरा, ये क्या है, एक तरह का नोजल है, और इस नोजल से होते हुए आपके ड्रॉपलेट बाहर निकल रही है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में। ठीक है, आपने बर्नौली प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने पढ़ा था A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, राइट। तो मतलब यहाँ पे आपको V1 वेलोसिटी तो आपको पता होगा, ठीक है, और V2 जो है इससे अपन इवैल्यूएट कर सकते हैं। V1 अपॉन V2 का रेशियो आपको पता चल गया, M आपको पता है मास, ठीक है, G आपको पता है, यहाँ पे भी M G पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने गिवन है, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, और यहाँ से आपका E का वैल्यू इजीली आप निकाल सकते हो। जैसे ही यहाँ पे E का वैल्यू आप निकालोगे तो E का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए तो ये आपको क्या मिल गया, E का वैल्यू मिल गया। बोलो समझ में आया क्या, राइट। तो ये E का वैल्यू मिल गया। फिर रिसेंटली सर ने देखा कि ये जो E का वैल्यू जो है, रिसेंटली का मीनिंग है कि उसके बाद में सर ने देखा कि जो ये E का वैल्यू जो है वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये जो ईटा जो है, ये जो ईटा है, जो डेंसिटी है, इसका थोड़ा और जो है फर्दर इसके बारे में स्टडी हुई, और इसको थोड़ा और अच्छे से इसको और अच्छे से जो है डिटरमाइन किया, तब जाके आपको एक्यूरेट E का वैल्यू मिला। और वो जो नेक्स्ट जो आपका न्यू E का वैल्यू था वो था 1.60206 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सर को फिर फाइनल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन देखने को मिला, राइट। तो इस तरह से मैंने आपको सबसे पहले जे थॉमसन सर का जो E/m रेशियो था वो फाइंड करना आपको बता दिया। ऑयल ड्रॉप टेक्निक या ऑयल ड्रॉप आपका एक्सपेरिमेंट क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया, और अभी आपको इसके थ्रू मैंने E का वैल्यू कैसे एवलेट किया, उसके साथ साथ में स्टोक्स लॉ क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ये आपका फाइनल E का वैल्यू आ गया, ऑलराइट। तो इसके बाद में क्या होता है, सुनिए जरा। इसके बाद में जब अपने पास में E का वैल्यू आ गया तो अपने पास में E/m का वैल्यू भी है। E/m का वैल्यू क्या है, 1.75 लिखा हुआ भी होगा, चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, 1.75875 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। तो वो आपका किसका वैल्यू है, E/m का वैल्यू है। E का वैल्यू ये है, फटाफट से E/m से हम निकाल देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या ये E का वैल्यू एग्जैक्ट वहाँ पे देखने को मिला था, तो आंसर नहीं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आएंगे, ऑयल माइक्रोस्कोपिक ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर आएंगे, वो जो है एक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर एक हो गया तो एग्जैक्टली वैल्यू ये आ जाएगी, लेकिन मान लो 2-3 हो गए। तो सन ने देखा, ये एक्सपेरिमेंट सन ने कुछ टाइम
मतलब बहुत सारे टाइम इस पे सेम एक्सपेरिमेंट किया, सर को ये फाइंड आउट हुआ कि एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना, वो मतलब जो भी उनको वैल्यू मिला वो वैल्यू जो था आपका इस पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लायर थी। सबसे सिंपलेस्ट जो कॉमन नंबर था वो ये था, इसलिए सर को पता चला कि ये जो है ना उसका एक तरह का चार्ज होगा। अच्छा, इस चीज़ को अपन कैसे समझे कि इसका ये मल्टीप्लायर, देखो अभी जस्ट अपन ने इसी वीडियो मैंने बताया था क्वांटिसेशन में पढ़ा था कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू NE होता है। अब यहाँ पे E का वैल्यू क्या है, E का वैल्यू तो 1.6022 × 10⁻⁻90 गुलाम है। अब बताइए यहाँ पे n का वैल्यू चेंज हो सकता है। अच्छा, n का वैल्यू भी जो है इंटीजर होगा, मतलब इंटीजर होगा, है ना, आई मीन 1 2 3 4 माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट होगा। यहाँ पे जैसे 4/3 5/7 या 4.678 इस तरह से कुछ यहाँ पे वैल्यू नहीं हो सकते, जो भी होगा इंटीजर होगा। और सर को इंटीजर की फॉर्म में अलग अलग वैल्यू मिला था, जिसका सबसे कॉमन जो था वो ये था वैल्यू, वो ये वैल्यू था, राइट। तो इस तरह से अपन ने समझ लिया कि E का जो वैल्यू है वो है 1.60206 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑल राइट, तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे अपन को पढ़ना है इसका मास कैसे एवोल्यूट करते हैं। तो फटाफट इसका मास करते हैं एवोल्यूट। ऑलराइट, तो देखिए जरा मास कैसे करेंगे। तो आपको पता है ई का वैल्यू जो है, अच्छा अब मैं आपको बता दूं मास कैसे एवोल्यूट करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ, स्पेस इतना है नहीं, तो फटाफट मास एवोल्यूट करते हैं। देखो मास में आपको पता है कि E/, अगर E/m कर दूँ तो क्या हो जाएगा, आपका E से E क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m मिल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ मुझे करने मिल जाएगा, तो मैं फटाफट से एक चीज़ कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 1.60206 × 10⁻⁻19 कूलम अपॉन, और E/m का वैल्यू है 1.75875 × 10⁻+11 कूलम पर केजी। कूलम से कूलम क्या हो जाएगा, कैंसल, केजी आपका ऊपर पहुंच जाएगा इन एज अ केजी, है ना, केजी यूनिवर्स ऊपर पहुंच जाएगा केजी में। तो आपको फाइनली यहाँ पे जो m का वैल्यू है वो मिल जाएगा 9.109 × 10⁻31 केजी। ये आपको क्या मिल गया, मास मिल गया। बट सुनिए जरा, ये मास कौन सा मास है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा मास है। बिकॉज देखिए जरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने कहा था कि मास जो है अलग अलग होते हैं, रेस्ट मास अलग होता है एज उसका मूविंग मास से। एक्चुअली उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था, अगर आपको याद होगा, m = m0/√1 - v²/c², ठीक है। देखिए वो फॉर्मूला क्या था, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। वो फॉर्मूला बेसिक था, ये था कि जो m होता है वो मैं अलग चौक से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। वो m होता है, वो क्या होता है, m0/√1 - v²/c²। ये फॉर्मूला था बेसिक से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन समझ सकते हैं कि जो मूविंग मास है, ये आपका जो मूविंग मास है वो उसके रेस्ट मास से डेफिनेटली अलग होता है। सुनिए जरा, अगर कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड अटेन कर लेता है, लाइट की स्पीड के इक्वल हो जाता है, तब उसका मूविंग मास इनफाइनाइट होगा, और जब मास बढ़ जाएगा तो उसका फोर्स भी बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली तो कुछ ग्राम के ऑब्जेक्ट का मास अगर इंक्रीज हो जाए टू द लाइट की स्पीड के, है ना, लाइट की मतलब उसका मास क्या, उसका वेलोसिटी, किसी ग्राम पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज हो जाए लाइट की स्पीड के बराबर, तब उसका जो है जो मूविंग मास होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट मास होगा तो उसके ऊपर फोर्स भी सबसे ज़्यादा होगा। ये चीज़ अपन समझ सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। देखिए जरा, जैसे मान लो V है ना, वो इक्वल हो गया C के। जब V C के इक्वल हो गया तो V और C का रेशियो मुझे मिलेगा 1, एंड 1 - 1 आपका हो जाएगा 0 का रूट आपका हो जाएगा 0, और m0/0 किसी भी वैल्यू में 0 का डिवाइड करने पे इनफाइनाइट आता है, तो उसका मूविंग मास होगा वो इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट मूविंग मास का फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। इसलिए स्पेस या मतलब स्पेस में बात करें तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़े फास्ट मूव करते हैं एज कंपेयर टू अर्थ प्लैनेट पे। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कुछ ग्राम के ऑब्जेक्ट होते हैं या कुछ किलोग्राम के ऑब्जेक्ट होते हैं, वहाँ पे जितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे किसी अदर ऑब्जेक्ट पे, उतना फोर्स अगर यहाँ एक्सर्ट करे तो दोनों में फर्क होगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी उनकी हाई होगी, राइट। तो इस फॉर्म में समझ सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो कौन सा मास है, रेस्ट मास है। वो कौन सा मास है, रेस्ट मास। कौन सा मास है ये, रेस्ट मास है।
राइट। तो वो जो अगर रेस्ट मास आपका ये है और उसकी एक्चुअल में क्या वेलोसिटी है और आपकी लाइट की वेलोसिटी के अगर रेशियो के हिसाब से हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका अपन मूविंग मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था वो मैंने पूरा करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में भी आया होगा। माइक्रोस्कोप, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और आई होप यहाँ पे मैंने इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, अगर आपके स्टडी में थोड़ा हेल्प किए तो डोंट फॉरगेट टू आवर चैनल रोहित ई केमिस्ट्री, ऑलराइट। वीडियो भले आपको कुछ इंटरवल के बाद में मिल रहे, लेकिन जो भी मैं अपलोड करूँगा बड़ा शानदार करूँगा, कचरा नहीं करूँगा, या जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो नहीं करूँगा, कुछ न्यू, कुछ हट के, है ना। अब देखो हट के तो यूँ है कि भाई जो A4 एप्पल है तो हर कोई उसको A4 एप्पल ही पढ़ाएगा, जस्ट पढ़ाने का अंदाज अलग होगा। तो मैं ट्राई करूँगा कुछ न्यू चीज़ें, कुछ यूनिक टाइप की चीज़ें मैं दूँ, ऑलराइट। चलिए, तो इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपका लाइक बड़ा फ्री रहता है, लेकिन हमारे लिए वो जो आपका लाइक है ना बड़ा एक्सपेंसिव होता है ना। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और एक प्यारा सा आपको कमेंट भी करना है कि सर हमको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। चलिए, सकते हैं। तो ये जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो कौन सा मास है? रेस्ट मास है। वो कौन सा मास है? रेस्ट मास। रेस्ट मास कौन सा मास है? ये रेस्ट मास है, राइट। तो वो जो अगर रेस्ट मास आपका ये है और उसकी एक्चुअल में क्या वेलोसिटी है और आपकी लाइट की वेलोसिटी के अगर रेशियो के हिसाब से हम फाइंड कर रहे हैं तो उसका अपन मूविंग मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, तो इस वीडियो में जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था वो मैंने पूरा करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पूरा समझ में भी आया होगा। माइक्रोस्कोप, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो और आई होप यहाँ पे मैंने इस चीज़ को पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, अगर आपके स्टडी में थोड़ा हेल्प किए तो डोंट फॉरगेट टू आवर चैनल रोहित ई केमिस्ट्री, ऑलराइट। वीडियो भले आपको कुछ इंटरवल के बाद में मिल रहे, लेकिन जो भी मैं अपलोड करूँगा बड़ा शानदार करूँगा, कचरा नहीं करूँगा, या जो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है वो नहीं करूँगा, कुछ न्यू, कुछ हट के, है ना। अब देखो हट के तो यूँ है कि भाई जो A4 एप्पल है तो हर कोई उसको A4 एप्पल ही पढ़ाएगा, जस्ट पढ़ाने का अंदाज अलग होगा। तो मैं ट्राई करूँगा कुछ न्यू चीज़ें, कुछ यूनिक टाइप की चीज़ें मैं दूँ, ऑलराइट। चलिए, तो इसी तरह से सपोर्ट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और आपका लाइक बड़ा फ्री रहता है, लेकिन हमारे लिए वो जो आपका लाइक है ना बड़ा एक्सपेंसिव होता है ना। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। और एक प्यारा सा आपको कमेंट भी करना है कि सर हमको समझ में आ गया, थैंक यू सो मच। चलिए।